जय मां शारदे। कुंडली के फलादेश के दूसरे भाग में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम कुंडली फलादेश के लिए कुंडली में बैठे हुए पांचवें भाव के मालिक सूर्य, तीसरे और छठे भाव के मालिक बुध, नौवें भाव के मालिक गुरु और 10वें भाव के मालिक शनि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी रूप में पिता और पिता की संपत्ति के कारक होते हैं। गुरु और सूर्य, गुरु और बुध तथा गुरु और शनि किसी भी घर में एक साथ बैठे हों तो वे पिता या पिता की संपत्ति से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तब वे अपने से संबंध वस्तुओं और व्यवसायों को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु संबंधियों को नहीं प्रभावित करते। वे केवल जातक के व्यक्तिगत जीवन और कुशलक्षेम को ही प्रभावित करते हैं। बुध और सूर्य, बुध और शनि तथा सूर्य और शनि यदि कुंडली के किसी भाव में एक साथ बैठे हों तब भी वे इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो ग्रह एक घर में बैठा हो वह आपस में यदि शत्रु है तब भी शत्रुता का बर्ताव नहीं करेगा। वह मददगार भी नहीं होगा, लेकिन दोनों अपना अपना फल देंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। युति के कारण उनके फल नहीं बदलेंगे। मित्र ग्रह एक ही घर में स्थित होकर अधिमित्र बन जाते हैं। वे एक दूसरे के अच्छे फल में वृद्धि करते हैं और तटस्थ उदासीन नहीं बनते। कुंडली का 7वां घर बुध का पक्का घर होता है। बुध जब तक पक्के घर में होता है तब तक सूर्य, मंगल, गुरु या शनि केंद्र के भाव मतलब 1, 4, 7, 10 कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के 11वें भाव में भी बैठकर जातक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते। कुंडली में यदि स्त्री ग्रह शनि के साथ एक ही भाव में हो और कोई अन्य ग्रह उसे दृष्टि के हिसाब से देखता हो तो देखने वाला ग्रह पीड़ित हो जाता है। देखने वाला ग्रह जिन संबंधियों का कारक होता है वे मुसीबत में पड़ जाते हैं। दृष्ट ग्रहों से संबंधित रिश्तेदार सुरक्षित रहते हैं। जब तक कोई तकलीफ न हो तब तक स्वगृही, उच्चगृही और पक्का घर का ग्रह शुभ फल ही देता है। शत्रुगृही या नीचगत ग्रह अशुभ फल देते हैं। पक्का घर वाला ग्रह यदि किसी अन्य घर में हो और उसके पक्के घर में शत्रु ग्रह घुस जाएं तो पक्के घर वाला ग्रह जिस भाव में हो उसके फल को बिगाड़ देता है। 1, 7, 11, 8 भावों का एक साथ परीक्षण करना चाहिए। ये परस्पर घनिष्ठता से संबद्ध होते हैं। लगन में बैठा हुआ ग्रह शासक की तरह होता है। 7वें में बैठा हुआ ग्रह उसका मंत्री की तरह होता है और 8वें में जो बैठा ग्रह होता है वो उसकी आँख होती है।
कुंडली के 11वें भाव में जो ग्रह बैठता है वह उसका पैर होता है, यानी शासक का पैर 11वें भाव का ग्रह होता है। तो इसलिए जब भी कुंडली का विश्लेषण शुरू करें, पहले भाव को, 7वें भाव को, 11वें भाव को और 8वें भाव को एक साथ मिलाकर देखना चाहिए। जैसे कुंडली के लग्न में केवल एक ग्रह बैठा है और कुंडली के 7वें भाव में कई ग्रह या एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हों, तो ये फलादेश करना चाहिए कि राजा मतलब शासक यानी जातक अपने मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। 7वें घर में बैठे हुए ग्रहों की संख्या जब ज़्यादा हो और लग्न में संख्या कम हो तो शासक की नहीं चल पाती है। यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह कुंडली के लग्न में बैठे हुए ग्रह का शत्रु हो तो वह उसका आदेश नहीं मानता, उसके फल बिगाड़ने की कोशिश करता है और बिगाड़ भी देता है। कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आँख का काम करता है, यानी मंत्रियों को मार्ग दिखाने का काम कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह ही करता है। यदि पहला और 8वां भाव इनमें बैठा हुआ ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं तो 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह कोई शरारत नहीं कर पाएगा। कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल संपत्ति अच्छी देता है, लेकिन कुंडली के 8वें भाव में यदि बुध बैठ जाए तो मंगल के कार्य में व्यवधान डाल देता है। यदि मंगल कुंडली के 7वें भाव में बैठा हो और बुध लग्न में बैठा हो तो संपत्ति मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मंगल दोनों ही स्थितियों में संपत्ति देगा, लेकिन बुध यदि लग्न में हुआ तो संपत्ति को नष्ट कर देगा। यह जातक अपनी मूर्खता से संपत्ति को समाप्त कर ही देगा। यदि कुंडली में बुध 8वें भाव में बैठा हो तो संपत्ति की हानि अदृश्य और अज्ञात कारणों से होगी। कुंडली के 8वें भाव में तत्व सक्रिय होते हैं और वे गुप्त रहते हैं। जातक का उन पर कोई बस नहीं चल पाता। इसी प्रकार से यदि लग्न में और कुंडली के 11वें भाव में स्थित ग्रह मित्र हुए तो कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह पर नियंत्रण कर लेंगे, यानी फल अच्छे होंगे। यदि वे शत्रु हुए तो फल बुरे होंगे। लग्न में बैठा हुआ ग्रह 7वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखता है। यदि वे आपस में शत्रु हुए तो जातक की अपनी मूर्खता या नालायकी के कारण फल बिगड़ जाते हैं। कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह या 7वें भाव में स्थित ग्रह की दुर्भावना के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, इसलिए क्षति की संभावना बढ़ जाती है। कुंडली के 8वें भाव में जो ग्रह बैठा होता है वह कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को वक्री दृष्टि से देखता है और दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह के फल को बिगाड़ देता है।
यहाँ हम एक चीज़ निश्चित कर दें कि दूसरे भाव के फल को नहीं बिगाड़ता, दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह के फल को बिगाड़ता है। यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह और कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपस में शत्रु हुए तो वह उन्हें बिगाड़ करने में कोई संकोच नहीं करता है। यानी अगर कुंडली के 11वें भाव में जो ग्रह बैठा है वह कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह का अगर शत्रु हो तो फल को बिगड़ने नहीं देगा। 11वें भाव में स्थित ग्रह जातक के पांव हैं, अतः जातक अपनी गतिविधियों में सतर्क रहता है। कुंडली के 8वें भाव में ग्रह यदि दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह का मित्र हुआ तो वह दूसरे भाव के फल पर सीधा प्रभाव डालता है। अब ये तो हो गया पहला सूत्र। अब देखिए कुंडली जब हम देखते हैं तो कुंडली का दूसरा, 8वां, 6वां, 12वां और 11वां, इसको नोट कर लीजिए। कुंडली का दूसरा भाव, 8वां भाव, 6वां भाव, 12वां भाव और 11वां भाव, इनका परीक्षण एक साथ करना चाहिए। 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह दूसरे भाव को देखता है और उसके फल में वृद्धि या कमी करता है। अगर मित्र हुआ तो बढ़ाएगा, शत्रु हुआ तो घटाएगा। और कुछ लोग तो यहाँ भी विवाद है, कुछ लाल किताबकार बताते हैं कि चाहे मित्र हो या शत्रु हो वो वक्री दृष्टि से देखकर केवल फल को बिगाड़ता ही है। 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह के फल को केवल खराब करता है, बनाता नहीं है। लेकिन जब कुंडली ध्यान से देखी जाए तो हमारे जो परीक्षण में आई हैं उसमें लगभग आधी कुंडलियां ऐसी मिली हैं, 50% मान के चलें, कि जिसमें मित्र ग्रह का फल अच्छा रहा है। कुंडली के 8वें भाव में ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव को 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह प्रभावित करता है। यदि मित्र हुआ तो वृद्धि करता है और शत्रु हुआ तो क्षति कर देता है। कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए ग्रह को देखता है 25% दृष्टि से और उसके फल को प्रभावित करता है। उधर अगर देखा जाए तो 6वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वह 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह से गुप्त संबंध रखता है, जिसके माध्यम से वह दूसरे भाव में स्थित ग्रह को प्रभावित करता है। कुंडली के 12वें भाव में भी जो ग्रह बैठा होता है वह दूसरे भाव को उल्टी दृष्टि से देखता है। देखता क्या है? प्रभावित करता है। लाल किताब में इन्हें साधु और समाधि कहा गया है। कभी कभी साधु की समाधि को प्राप्त कर लेता है। कुंडली के 6वें भाव को लाल किताब में पाताल लोक कहा गया है। इस लोक की अदृश्य और रहस्यमय शक्तियाँ 8वें घर को प्रभावित करती हैं। कुंडली में 8वां घर भी रहस्य की ही दुनिया है। इन दोनों घरों की गुप्त शक्तियाँ मिलकर जातक पर अप्रत्याशित घात करती हैं। महान विपत्ति के समय जातक को जिस व्यक्ति से सहायता की आशा होती है वह या तो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या दुर्घटना का शिकार हो जाता है या अन्य किसी कारण से
बिल्कुल विवश हो जाता, जातक की सहायता के लिए समय पर वह पहुंच ही नहीं पाता। इसके परिणाम स्वरूप जातक का महान अनिष्ट हो जाता है। इसलिए कुंडली के 6वें भाव में और कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह यदि दुष्ट हुए तो युति के कारण उनकी दुष्टता 10 गुना बढ़ जाती है। कुंडली के 6वें और बैठे हुए ग्रह गुप्त रूप से मिली भगत करके कुंडली के 12वें भाव के मार्ग से अपना विष कुंडली के दूसरे भाव में डाल देते हैं। यदि कुंडली का दूसरा भाव खाली हुआ तो यहाँ विष झेलने के लिए कोई ग्रह मिलता ही नहीं है, तब कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कुंडली का दूसरा और 12वां भाव इसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हों तब भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुर्भाग्य से जातक को कोई कष्ट या क्षति हो भी गई तो वह थोड़े समय के लिए होती है और किसी न किसी अज्ञात स्रोत से अकस्मात सहायता मिल जाती है और कुंडली के दूसरे भाव के ग्रह पहले की तरह फिर से सक्रिय हो जाते हैं। यदि कुंडली का 12वां और 8वां भाव इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं अगर वो शत्रु हों तो पूजा स्थानों में नहीं जाना चाहिए। लाल किताब में द्वितीय को पूजा स्थान माना गया है। मंदिर, पूजालय आदि अदृश्य प्रभाव के स्थान हैं, अतः इस ग्रह स्थिति में वहां जाने पर दुर्भाग्य का दानव चुपके से चिपट जाता है। कुंडली के 12वें भाव और 8वें भाव में स्थित ग्रह यदि आपस में शत्रु हो या द्वितीय भाव में कोई अत्यंत शुभ ग्रह हो तो जातक को पूजालय जरूर जाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य के जो आघात होते हैं उनसे रक्षा मिल जाती है। उसे देवता को शीश नवाकर चरण स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार से कुंडली के 2, 8, 6, 12 और 11 भाव को इन सूत्रों द्वारा देखना चाहिए। इसके बाद कुंडली के 3, 11, 5, 9 और 10वें भाव का अवलोकन एक साथ करना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव के समय का ज्ञान इन्हीं भावों से होता है। यानी कुंडली के 3रे भाव, 11वें भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव से लाइफ में उतार चढ़ाव को समझा जा सकता है। जातक के वयस्क होने पर छोटे भाई के जन्म के बीच की अवधि और जातक के माता पिता के संबंध में भी इन्हीं भावों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कुंडली के 3रे भाव में यदि कोई ग्रह हो तो वह जातक के छोटे भाई के जन्म के समय से जातक पर अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है। यदि कुंडली के 9वें और 5वें में शनि, राहु या केतु हों तो बच्चे के जन्म के समय से ही जातक के जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। यह बदलाव भले के लिए नहीं होता है। यदि कुंडली के 5वें भाव में राहु, केतु या शनि हो और कुंडली के 8वें भाव में उनका शत्रु ग्रह हो तो दुख दर्द कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कुंडली के 11वें भाव में स्थित ग्रह मुसीबतें बढ़ाने में ही योगदान करता है। यदि कुंडली के 9वें भाव में
नेक ग्रह हो और कुंडली का दूसरा भाव खाली हो तो जातक को कोई लाभ नहीं होता है। कुंडली का 9वां भाव महासागर है, जिसमें से सौभाग्य के बादल उठते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा होता है वह पर्वत का कार्य करता है, वहाँ बादल टकराता है और चौथे भाव में जाकर के बारिश हो जाती है। तो दूसरे भाव में यदि ग्रह नहीं है तो सौभाग्य की वर्षा बिना टकराए कैसे होगी। कुंडली के 10वें भाव कर्म भोग का खाता अगर देखा जाए तो कुंडली के 10वें भाव से ही खुलता है। इसके द्वारा यह जाना जाता है कि जातक इस जन्म में उपभोग के लिए अपने साथ क्या लाया है। कुंडली के चौथे भाव में या कुंडली का चौथा भाव यह बताता है कि जातक कर्म भाग्य के बैंक से कितना चेक भुना सकता है। यदि कुंडली का चौथा भाव खाली हो या राहु केतु शनि वहाँ बैठे हों तो कुंडली के 10वें भाव द्वारा नियत शुभ फल जातक को नहीं मिल पाता है। यदि कुंडली का 10वां और दूसरा भाव खाली हो तो चौथे भाव द्वारा जो शुभ फल मिलना चाहिए वह खराब जाता है, वह मिल नहीं पाता है। अलबत्ता समुद्र ही सूखा हो जाता है और यदि कुछ बादल बनकर आए भी तो उन्हें रोककर वर्षा करवाने वाला कोई पर्वत रहता ही नहीं है। कुंडली का 3रा और 9वां भाव यदि बुरा हो तो 5वां भाव भी बुरा ही होता है। कुंडली के 9वें भाव में सूर्य या चंद्रमा हो तो कुंडली का 5वां भाव भी शुभ फल देता है। यदि कुंडली में 5वें भाव में राहु या केतु हो और कुंडली के 8वें भाव में उनके शत्रु ग्रह हों तो कुंडली के 11वें भाव में बैठे ग्रह के माध्यम से दुर्भाग्य की प्रबल चोट पड़ती है। कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 5वां भाव, इन भावों में स्थित ग्रहों द्वारा संकेतित संबंधी प्रभावित होंगे। यानी कुंडली के 8वें भाव में और कुंडली के 5वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह के संबंधी कारक जो होते हैं वही, जैसे 5 में केतु है तो केतु का मतलब पुत्र प्रभावित होगा। यदि इसी ग्रह स्थिति के रहते हुए दूसरा भाव खाली हो तो जातक की कमाई पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसे कोई नहीं बचा पाता। कुंडली के 10वें भाव और कुंडली के 5वें भाव में स्थित ग्रह भी यदि क्रूर हो जाएं यानी मैल्फिक बैठे हों तो उनकी नैसर्गिक स्थिति कुछ भी हो सकती है। कुंडली के 9वें भाव में सूर्य या चंद्रमा हो तो कुंडली के 5वें भाव में राहु या केतु बच्चों पर या स्वयं जातक पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। कुंडली का दूसरा भाव, चौथा भाव और 10वां भाव एक साथ देखना चाहिए। कुंडली के 9वें भाव से जन्म से पहले मतलब पूर्व जन्म का संकेत देखा जाता है। यह जातक के अच्छे बुरे संचित कर्मों को प्रकट करता है। उन्हीं के फलस्वरूप जातक इस जीवन में सुख दुख भोगता है। सभी कर्मों का फल एक ही समय पर नहीं मिलता। जातक को जिन कर्मों का फल इस जीवन में भोगना है उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। इसका संकेत 10म भाव से मिलता है। इसका फल दूसरे भाव के माध्यम से चौथे भाव द्वारा
देखा जा सकता है। यदि कुंडली का चौथा भाव खाली हो तो कुंडली का दूसरा और 10वां भाव संकेत करता है कि फल जातक को मिलेगा ही नहीं। सब तरफ आशा ही आशा की ज्योति दिखाई देगी, लेकिन अंतिम क्षण में बत्ती गुल हो जाएगी। निराशा का घोर अंधकार छा जाता है। कुंडली के 8वें भाव में यदि खोटे ग्रह बैठे हों तो वे अपना दुष्फल यानी दुष्प्रभाव जरूर दिखाते हैं। लेकिन यदि कुंडली के दूसरे भाव में बहुत अच्छे ग्रह हों तो वे अज्ञात और अप्रत्याशित स्रोत के द्वारा सहायता ला देते हैं। यानी जातक के जीवन में रोजमर्रा की चीज़ों की व्यवस्था वो दैवी शक्तियों द्वारा मिल ही जाती है। यदि कुंडली का 10वां भाव खाली हो तो दूसरे में बहुत अच्छे ग्रह भी कोई फल नहीं कर पाते हैं। यदि कुंडली का दूसरा और 10वां दोनों ही खाली हो तो कुंडली के चौथे भाव में चाहे जितना अच्छा ग्रह बैठा हो वह जातक मृग त्रिफुड़ा की चपेट में ही रहता है। यानी ऐसी स्थिति में यदि कुंडली के दूसरे और 10वें भाव दोनों खाली हों तो चौथे भाव में बैठा हुआ उत्तमोत्तम ग्रह भी फल नहीं दे पाता है। मृग त्रिफुड़ा ही पल्ले पड़ती है। इस प्रकार से लाल किताब के फलादेश के लिए ये बहुत ही उत्तम कोट के जो सूत्र हैं ये कंठस्थ हो जाने चाहिए। वैसे तो ये वीडियो बहुत ही उबाऊ लग रहा होगा, लेकिन यदि आप इसको रट लिए, इसको याद कर लिए तो आगे हम प्रिडिक्शन में इसको जब समझाना शुरू करेंगे तो बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी और बहुत ही आसानी से फलादेश करना शुरू कर देंगे। आगे अब हम कुंडली ले करके कुंडली के हिसाब से फलादेश करना सिखाएंगे। यदि सब्सक्राइब न किए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाली बटन दबा दें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।